जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की जो आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाल ही में होने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक चेकलिस्ट विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। इसी चेकलिस्ट के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। इस चेकलिस्ट में उन सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी रहती है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किए जाते हैं। इसी के आधार पर तय होता है कि आप एक वैलिड कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, या फिर आपको प्रोविजनल सूची में रखा जाएगा। ये तय इसी चेकलिस्ट के आधार पर होता है। इसमें वो पूरी जानकारी दी गई है, उन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाने हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दे रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, लेकिन ये विभाग की तरफ से चेकलिस्ट जारी की गई है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले इसमें जो जानकारी आपको फिलअप करनी है वो तो साथियों यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन का जो जिला है, आपका जो जिला है दस्तावेज सत्यापन का, वो आपको यहाँ पर जानकारी फिलअप करनी है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप लेवल प्रथम के हैं तो लेवल प्रथम पर क्लिक करना है, और अगर आप लेवल सेकंड के हैं तो लेवल सेकंड के यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट लेवल 2 का यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र में जो भी आप पर लागू होता है वो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड नंबर, और उसके बाद में आपके जो एप्लीकेशन आईडी है, जो फॉर्म अप्लाई किया था आपने इस भर्ती के लिए, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में अपने पिताजी का नाम, और इसके बाद में आपका खुद का नाम, और यहाँ पर जन्म तिथि आपकी आ जाएंगी, और उसके बाद में आपके माताजी का नाम, और उसके बाद में आपकी जो श्रेणी है ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल, जो भी कैटेगरी है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई विशेष श्रेणी से हैं, पीएच, विडो, डाइवोर्स, एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं, तो उस पर भी आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने जेंडर की जानकारी देनी है, महिला या पुरुष, जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद में स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दी गई है वो। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे पहले इन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रति मांगी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसकी आपके पास में फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो भी आपने प्रिंट आउट निकलवाया था वो होना चाहिए। ये आगे का जो काम है ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम करेगी उसका रहेगा। इसकी संलग्नक संख्या क्या है, वो सब प्रमाणित है या नहीं है, यानी सेल्फ अटेस्टेड, वो आपको करके देने हैं सभी डॉक्यूमेंट। तो वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना, और उसके बाद में उनको दर्ज करना है कि जो मूल दस्तावेज से मिलाया गया तो ये सही पाया गया या नहीं पाया गया। ये उनके कमेंट रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी फिलअप नहीं करनी है, ये उनका काम रहेगा। हालांकि ये चेकलिस्ट भी वही तैयार करेंगे, आपका इसमें कोई काम नहीं है। मैं आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट की जानकारी दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको। उसके बाद में जो आप एक विस्तृत आवेदन भरने वाले हैं उसकी प्रति आपके पास में होनी चाहिए। आधार कार्ड की, यानी एक ID कार्ड है उसकी आपके पास में फोटोकॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल तो सभी डॉक्यूमेंट जितने भी बता रहा हूँ वो होने ही चाहिए, इसके साथ में एक फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, और वो सभी सेल्फ अटेस्टेड भी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद में 12th क्लास की जो मार्कशीट है और उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर इस चेकलिस्ट में वो आपके जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो आपका पूर्णांक है, प्राप्तांक है, जो भी जानकारी है वो फिलअप करेंगे। ठीक है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में आपकी स्नातक की जितने भी सेमेस्टर हैं या फिर जितने भी ईयर्स की आपकी मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए, और उसकी डिग्री भी आपके पास में होनी चाहिए। और उसके बाद में वही सेम यहाँ पर 10th और 12th की तरह यहाँ पर आपके पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत उनके द्वारा फिलअप किए जाएंगे इस चेकलिस्ट में। इसके बाद में स्नातक में ऐच्छिक विषय कौन कौन से हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर आपके साथियों लिखे जाएंगे। इसके बाद में आपने अगर पीजी कर रखी है तो यहाँ पर पीजी की जानकारी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो होने चाहिए आपके पास में कंप्लीट, दोनों ईयर की आपके पास में मार्कशीट और प्लस में उसकी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में जो लेवल फर्स्ट है उसके लिए देखिए इन्होंने जो कॉमन आपकी योग्यता चाहिए वो DLED या फिर BLED ये चाहिए, तो ये आपके पास में होनी चाहिए। और उसके बाद में चाहे आप लेवल फर्स्ट के हो या लेवल सेकेंड की हो, आपके पास में राजस्थान जो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021-22 के प्रमाण पत्र की प्रति भी आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में इस चेकलिस्ट में ये दर्ज कर देंगे कि आपके लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड या दोनों स्तर का अगर आपने दे रखा है जो पात्रता परीक्षा, तो उसमें स्कोर क्या है और यहाँ पर स्कोर की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में कहने का मतलब यही है कि आपके पास में जो रीट का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, सीधी सी बात यही है। ठीक है, उसके बाद में जो भी जानकारी फिलअप करनी है वो खुद करेंगे, आपको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है उसमें। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा पद के लिए DLED BLED में प्रवेश की तिथि, ये सब सारी जानकारियाँ वो फिलअप कर देंगे। बस आपके पास में कहने का मतलब यही है कि DLED या BLED आपके पास में होनी चाहिए लेवल फर्स्ट के लिए। ठीक है, इसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ वो फिलअप कर लेंगे। बाद में जो विशेष शिक्षा के लिए है तो वो उनके लिए स्पेशल जो DLED विशेष शिक्षा MR HI VI जो भी कैटेगरी आपके ऊपर लागू होती है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपके ये देखिए यहाँ पर कॉलम्स दे रखे हैं, ये कंप्लीट फिलअप किए जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में डॉक्यूमेंट
होने चाहिए। और उसके बाद में जो अध्यापक लेवल सेकंड है, यहाँ पर ये देखिए क्लियर दे रखा है कि अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा पद के लिए डीएलएड, बीएलएड या बीएड या बीएड एमएड ये आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर ये फिर से सामान्य शिक्षा के साथ साथ में विशेष शिक्षा, ठीक है, जो अध्यापक लेवल द्वितीय है उसके लिए भी इन्होंने बताया कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास में होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, वो जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखी है, लेकिन इस चेकलिस्ट में भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट आता है वो मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या करते हैं कि चेक करेंगे कि भाई आपका मूल निवास प्रमाण पत्र वैलिड है या नहीं, उसको फिर यहाँ पर हाँ या ना में कमेंट देंगे। उसके बाद में वो सेल्फ अटेस्टेड है या नहीं है ये जानकारियाँ यहाँ पर फिलअप करनी है, और उसके बाद में उनके साइन रहेंगे। तो वो उनका काम है, सिर्फ आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना, ये जो टीम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी वो फिलअप करने वाली है। इसके बाद में जो टीएसपी क्षेत्र वाले हैं तो उनको टीएसपी क्षेत्र का जो भी आपका विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है वो आपके पास में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में सबसे बड़ा डाउट आपका रहता है, तो जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ठीक है, ये शहरिया आदिम जाति के कैंडिडेट हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र जिनको लगता है कि मेरा पता नहीं वैलिड होगा या नहीं होगा, तो सुन लीजिए ध्यान से कि जितने भी कैंडिडेट हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के, इनके पास में वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि अगर आपका 1 साल के अंदर का है, आवेदन की अंतिम तिथि के अंदर का, तो फिर आपको कोई एफिडेविट नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पास में 1 साल के अंदर का नहीं है तो दिन 17/10/2022 को कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और वो नोटिफिकेशन के बेस पर अगर आप आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का अगर मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप अपना यहाँ पर एक शपथ पत्र दे सकते हैं। शपथ पत्र का फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो शपथ पत्र प्राप्त कर सकते हो। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसको बनवा लीजिएगा। जितने भी SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको अपना एक बार ही लाइफ टाइम अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो चाहे आपका कभी का भी हो, वो चलने वाला है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने 30 नंबर जो पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है कि आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों, महिला हो चाहे पुरुष हो, से इस हादसे की सब घोषणा कि वह स्वयं व उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, कि एक आपको घोषणा करनी होगी कि आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, ठीक है। इसके बाद में जितनी भी विधवा महिलाएं हैं जो विडो कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको देखिए अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट ऐसा प्रस्तुत करना पड़ेगा जो आपके जो भी हस्बैंड हैं उनसे आपका लिंक संबंधित करता हो। इसके साथ में विडो कैंडिडेट को यहाँ पर पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी सब घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसका मैंने फॉर्मेट टेलीग्राम पर आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, RS एजुकेशन सेंटर के नाम से ही है। इसके बाद में साथियों जो डाइवर्स कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि डाइवर्स कैटेगरी की जितनी भी महिलाएं हैं उनके पास में देखिए पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी एक शपथ पत्र तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ में डाइवोर्स की आपके पास में डिग्री भी होनी चाहिए, और डिग्री आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में जितने भी मैरिड कैंडिडेट हैं उनको संतान संबंधी सब घोषणा पत्र भी यहाँ पर देना होगा। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा पत्र भी आपको देना होगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन होने पर सेवानिवृत्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपका देना होगा, जो कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को अच्छे से पता है। और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा कि पहले से आपने राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं किया, यानी पहले से आप राजकीय सेवा में इस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का फायदा नहीं उठाया है। अगर आप एक स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स का यहाँ पर अपना जो भी सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया है। इसके बाद में सेम पीएच वालों के लिए अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर पीएच कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद में जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, आपराधिक प्रकरण अगर चल रहा है तो बिल्कुल उसकी घोषणा करके देनी होगी। और उसके साथ में आपराधिक प्रकरण नहीं होने के संबंध में भी एक सब घोषणा पत्र आपको देना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। सारे फॉर्मेट मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखे हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उनको एनओसी यहाँ पर देनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और अगर आपने आवेदन में अपनी आय 2.5 लाख से कम की भरी है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। 4 पेज का राजस्थान में भरता है, जिसका फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दिया है, नोटेरी से अपना बनवा लीजिएगा। इसके साथ में एक घोषणा पत्र और आपको देना पड़ेगा जिसमें शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में सब घोषणा है कि जितनी भी मेरी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं वो वैलिड है। अगर वैलिड नहीं पाई जाती हैं तो मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और मेरी जो नियुक्ति है वो रद्द की जा सकती है।
इसके साथ में साथियों अभ्यर्थी के अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जो आपकी लास्ट शैक्षणिक संस्थान है, जो भी आपकी रेगुलर लास्ट शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हुई है, उसका आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है, वो भी आपको यहाँ पर डीवी के समय देना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो कंप्लीट फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे और उसके बाद में जो भी आपकी टीम रहेगी वो यहाँ पर तय करेगी कि आप प्रोविजनल सूची में ही शामिल रहेंगे, यहाँ फिर मान लीजिए कि आप एक वैलिड कैंडिडेट हैं या नहीं है, वो टीम ही तय करने वाली है आपके डॉक्यूमेंट के मिलान के आधार पर। इसके बाद में यहाँ पर कुछ फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं कि अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन करना है, जो कि शैक्षणिक योग्यता मेरी वैलिड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जितने भी स्व घोषणा पत्र हैं ये आपसे फिलअप करवाए जाएंगे। ये सारे फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखे हैं। ये संतान संबंधी घोषणा पत्र है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपके 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद में संतान की घोषणा आपको यहाँ पर करके देनी है। दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा भी आपको करके देनी है। सारे फॉर्मेट मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखे हैं। ये भूतपूर्व सैनिक के संबंध में भी सब घोषणा पत्र दिया गया है, ये भी आपको बनवाना होगा। जितने भी सब घोषणा पत्र आपके ऊपर लागू होते हैं वो बनवा लीजिएगा। तो आप सभी ने देख लिया होगा कि जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे, टेलीग्राम पर भी इस वीडियो की लिंक डाली थी और यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट में जाकर आपने देखा होगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे वही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाने हैं। अगर उस वीडियो के आधार पर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इस चेकलिस्ट में इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। फिर भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई समस्या है, कोई डाउट आपको डॉक्यूमेंट को लेकर, तो बिल्कुल यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरे मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आप कॉल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम संबंधी कोई त्रुटि है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा डीवी के समय। इस चीज़ का खास करके ध्यान में रखिएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।